अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सहरिश फरहान और मैं हूं रमीज अहमद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे कराची में तारिक रोड की मदीना मस्जिद को गिराने का मामला। विफाक की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने कह दिया हुक्म वापस नहीं ले सकते, स्टे दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा अदालत के सामने तमाम हकाइक नहीं रखे गए। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, क्या मामला है, ये तफसील बताइए। सरिश, आज कुछ गैर कानूनी कराची में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उस हवाले से कुछ केसेस की समाअत थी। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को से इस्तदा की कि ये फैसले पर नजरसानी की जाए। जो मदीना मस्जिद के निज़ाम का हुक्म है, अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि क्योंकि पार्क की जगह है इसलिए मस्जिद गिरा दी जाए। ताहम कुछ हकायक हैं जो वो सामने रखना चाहते हैं, इसलिए एक तफसीली रिपोर्ट कॉल की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि हम स्टे नहीं दे सकते। अगर हमने कोई स्टे दिया तो अपना ये हुक्म वापस लेने के मुताबिक होगा और जिससे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जस्टिस काजी अमीन जो कि बेंच में हिस्सा थे, उन्होंने अपने रिमार्क्स में दिया, कहा कि ये भी कमर्शलाइजेशन है और आप ये कैसे कह सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही। गैर कानूनी तामीरात जहाँ पर हो वो खिलाफ इस्लाम भी है और खिलाफ मजहब भी है। मजहब का इस्तेमाल करके जमीनों को कब्जा करने की कोशिश की जाती है। अदालत ने बहरहाल ये अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर की कि रिपोर्ट मंगवाई जाए, इसलिए उन्होंने सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि तफसीली एक रिपोर्ट पेश की जाए। PCHS की अलॉटमेंट के हवाले से भी जो दस्तावेज हैं वो भी अदालत में पेश की जाए और इसके अलावा जो दीगर इस जमीन के हकायक है, नक्शा है और अप्रूवल है, बिल्डिंग प्लान है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को 13 जनवरी को अदालत में पेश किया जाए। ताहम अदालत से ठीक है इरफानुल हक, आपने हमें आगाह किया इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। जिक्र करेंगे मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो का। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज लीगी रहनुमा परवेज रशीद से गुफ्तगू करते हुए सुनी गई हैं। जंग जियो के लिए हिदायत देते हुए बात कर रही हैं। सहाफ़ियों के बारे में नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। ऑडियो में कुछ सहाफ़ियों को बास्केट्स पहुंचाने की भी हिदायत की जा रही है। बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनमन सी वो जी जी गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती जी, है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी। लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो अपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। मरियम नवाज ने आज़ादी सहाफ़त को लिफाफे से निकाल कर टोकरी में डाल दिया। मुस्लिम लीग की नई मुबैना ऑडियो पर शहबाज गिल की जानिब से ये कड़ी तनकीद सामने आई। कहा सहाफ़ियों के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज भी अफसोसनाक हैं। मजीद सुनते हैं। आज़ादी सहाफ़त की बात तो नहीं कर रहा, जो आज़ादी सहाफ़त की डेफिनेशन इनकी है, उस आज़ादी सहाफ़त को पहले तो लिफाफे में डाला करते थे, अब इन्होंने लिफाफे से उठा के उस आज़ादी सहाफ़त को टोकरी में डाल दिया है। बड़ी ही अफसोसनाक बात है जो उन्होंने कहा कि भौंकते हैं कुत्ते की तरह, और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। और बड़े ही फिर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों के बारे में इस तरह के अल्फाज और इस तरह की बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करना,
ये बहुत ही अफसोसनाक है। यही वो ऑडियो थी जो तब मुझे एक सहाफ़ी ने सुनाई थी, और जब मैंने वो सुनी थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ था, और मैंने बताया था कि ये मीडिया के बारे में है और जब आएगी तो फिर होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ सहाफ़ियों के पास और ऑडियोज भी हैं और वो ऑडियोज भी आएंगी। मरियम नवाज की 2 ऑडियो पहले भी लीक हो चुकी हैं। एक में मरियम नवाज ने समा और दीगर टीवी चैनल्स के इश्तेहारात बंद करने की हिदायत की थी। नून लीग की नायब सदर ने एतराफ़ भी किया था कि ये उन्हीं की ऑडियो है। दूसरी ऑडियो में मरियम नवाज अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करती सुनाई दी थी। समा ने दूसरी ऑडियो से मुतालिक सवाल किया तो मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया था। सरकारी इश्तेहारात किस चैनल को देने हैं, किस चैनल पर एयर टाइम खरीदना है। नून लीगी दौर में सब फैसले मरियम नवाज करती थीं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीडिया सेल बना रखा था। मरियम नवाज पर इल्जाम लगते रहे, उंगलियां उठती रहीं। नवंबर 2021 में एक तहलका खेज ऑडियो लीक हुई। मरियम नवाज समा और दीगर चैनल्स के इश्तिहार रोकने का हुक्म देती रही। की समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा की एड्स बिल्कुल बंद है। लीगी नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फखरिया एतराफ़ किया कि ऑडियो उन्हीं की है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। तो आज से समा की एड्स बिल्कुल बंद है। नहीं, वो मेरी आवाज़। दिसंबर 2021 में एक और मुबैना ऑडियो लीक हुई जिसमें मरियम नवाज अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र कर रही थी। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है, जई तई फेर दी है, जई तई फेर दी है। समा ने मरियम नवाज से दूसरी ऑडियो लीक पर सवाल किया तो इस बार उन्होंने जवाब टाल दिया। बस जी, ये आपकी नई आखिरी हो गया ना, जवाब दे दिया, फिर इकट्ठा सवाल कर लेना। मैंने तो आपको सुनाना चाह रही है, ये और है। एक सेकंड, हाँ जी, एक सेकंड। नहीं, एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे चुकी हूं जी। आसिफ साहब। और इसी पर हम बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, ये एक ऑडियो के बाद दूसरी के बाद अब ये तीसरी सामने आ गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑडियोज कौन रिकॉर्ड करता रहा है और किसने ये ऑडियोज रिकॉर्ड की और किसने ये ऑडियोज यहाँ तक पहुँचाई, नंबर 1। नंबर 2, और इस ऑडियो में क्या कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है या कोई ऐसी कोई दुश्मनी, मुल्क दुश्मनी है, क्या है इस ऑडियो में? सिर्फ तो तलाल चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, आपको किस पर शक है? किसने रिकॉर्ड किया ऑडियो? क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मेरा ख्याल है जिनके पास ये फैसिलिटी है, जिनके पास ये फैसिलिटी है कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप समझते नहीं मैसेज खासा अहम होता है? गुफ्तगू रिकॉर्ड हो ना हो वो एक अलग चीज है, जो मैसेज होता है, जो मैसेज दिया जा रहा होता है वो बहुत अहम होता है। सब नहीं, क्यों किसी ने रिकॉर्ड? यानी वो इस वक्त जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो तनख्वाहें इस बात की ले रहे हैं कि वो लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू को रिकॉर्ड करें। तलाल चौधरी साहब, इस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आप सिर्फ मैसेज पर आए, जो मैसेज दिया गया है। बात करें जी, क्यों हम बात अहम ये है, आपसे सवाल ये है, सबसे ज्यादा अहम ये है कि जो मैसेज है उसको आप बताएं। बात सुने मेरे भाई, बात सुने। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। ये जिस दिन अरशद मलिक की वीडियो आई थी, उन्होंने पूरा जस्टिस खोसा साहब ने कोई फैसला किया था। तलाल चौधरी साहब, इसको फिर बाद में रख लेंगे, सिर्फ आज की बात करें। मरियम नवाज की ऑडियो नहीं, आज की बात करें आप। लेकिन तलाल साहब, आपका जो मौक़िफ़ है ना इस पर, कि आप ये कह रहे हैं कि क्यों रिकॉर्ड किया, ये हमारे पास आ गया। बेसिकली जो इसका कंटेंट है ना, हम उस पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं, कंटेंट भाई, मुझे कंटेंट का मैं किस तरह कह सकता हूँ कंटेंट ठीक है कि नहीं, कि खुद भरा हुआ है। लेकिन आप ये देखें ना कि आप लोग तो हमेशा बात करते हैं, जब तक मुझे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना है वाले का ना पता ना चले ठीक है या गलत है। और दूसरी बात जो मैंने सुनी है, इसमें क्या है? इसमें आप बहुत बड़ा चैनल है, तो आप इसको गैर जरूरी क्यों समझ रहे हैं जो गुफ्तगू इसमें कर रही है मरियम नवाज? आप एक मिनट, ये महंगाई, बेरोजगारी, ये स्कैंडल, बहुत कुछ है। आप तलाल साहब, हम सब चलाते हैं, हम वो सब चलाते हैं। नहीं, ये भी वक्त जाया ना करें। इसमें क्या है मुझे बता दें, इसमें क्या है जो मैं आपसे डिस्कस करूं? इसमें टोकरियों की बात हो रही है, लिफाफों से बढ़कर टोकरियों पर अब बात आ रही है। मेरा आपसे ताल्लुक है, मैं आपको टोकरी दूं या जो भी दूं, इसमें क्या है? और जो तोहफा होता है वो तो सुनते नबी के मुताबिक आप एक दूसरे को देना चाहिए।
लेकिन मीडिया को देना चाहिए। आप तो बहुत ज्यादा आजादी सहाफत की भी बात करते हैं, बहुत से मामलात आपके दौर में भी हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल करते हैं। तो किसी सहाफी के लिए नाजेबा जबान इस्तेमाल करना, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त है? भाई मेरे ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कौन सहाफी किस तरह का है, इसमें क्या गलत बात है? आपका क्या ख्याल है? सारे सहाफी आसमान से उतरे हुए हैं? स्पेसिफिकली नाम लिया गया है सहाफियों का, इस बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। क्या होगा? और भाई मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो ऑडियो वीडियो की तस्दीक ही नहीं कि ठीक है कि गलत है कि खुद भर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है गलत भी हो? ये नहीं, भर चला रहे हैं। मुझे बंदा बताएं जिसने रिकॉर्ड की है, पहले वो लेकर आए ताकि पता चल सके ठीक है कि गलत है। अच्छा तलाल साहब, परवेज रशीद साहब ने जिन सहाफियों के नाम लिए हैं, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? मुझे बातें उनके हवाले से कह रहे हैं कि वो वैसे ही हैं। ये परवेज रशीद साहब से आप पूछें, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि वो बंदा तो हमेशा कलम वालों के साथ रहा है। उस बंदे की तो जिंदगी में मसाइल इसलिए पैदा हुए हैं कि उनको जमहूरियत पसंद है। उसका तो जिंदगी इस तरह गुजरी है। अगर परवेज रशीद पर भी कोई उठाता है सवाल, तो मेरा ख्याल है वो फिर खुद हिला हुआ है। तो तलाल चौधरी साहब, आप दाखिली मामलात के हवाले से भी काफ़ी हमने देखा पिछले दौर में एक्टिव रहे हैं, तो आपसे अगेन हम पूछते हैं, जो जज अरशद मलिक का आपने खुद ही तस्करा किया, तो आपको मालूम है वो वीडियो किसने रिकॉर्ड की थी? वो अपना भट्ट साहब ने। ठीक, वो तो माने वो ठीक था रिकॉर्ड करना, वो एक मीटिंग के लिए बुलाना और फिर ये सब रिकॉर्ड करना, वो दुरुस्त है, क्योंकि वो तो एक प्राइवेट मीटिंग थी ना। अगर ये एक प्राइवेट कॉल या बातचीत हो रही है तो मेरी बात सुने, वो बिल्कुल ठीक, उन्होंने रिकॉर्ड करके उन्होंने अदालत में जमा कराई, फोरेंसिक करवाया, वो छूटे तो नहीं। ये उस पर आप भी परसू कर रहे थे ना, उस पर आप भी परसू कर रहे थे, इस पर आ जाए। नहीं तो हम तो करेंगे, हम छूटे तो नहीं ना, हम तो कह रहे हैं हमने की है। एक ऑडियो का मरियम नवाज मान चुकी हैं कि वो ऑडियो उन्हीं की थी। मरियम नवाज जिस ऑडियो का मान चुकी है, उसके बाद जितनी भी मैं आपसे तो यही तो कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कौन करता है? अच्छा तलाल साहब, किसको इजाजत है रिकॉर्ड करने की, मुझे ये बता दें। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। आप ये कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं है कि इस तरह की जो ऑडियोज़ हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके, लेकिन आपसे हम ये जानेंगे कि जब पहली ऑडियो सामने आई थी तो उस पर मरियम ने कहा था कि ये मेरी ही आवाज़ है, मैं मना नहीं करूँगी। जब दूसरी सामने आई तो सहाफ़ी सवाल करता रह गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब इसीलिए ये सवाल बार बार हो रहा है कि अगर पहली पे मान गई थी और उन्हें उस पर कोई एतराज़ नहीं था कि वो ऑडियो सामने आई, तो फिर इस पर आप क्यों एतराज़ उठा रहे हैं? भाई सबसे पहली बात ये है, जो उन्होंने सुनी होगी जिसकी वो तस्दीक कर सकती है। अब अगली बात ये है कि आप हर देखिए ना, ये जो ऑडियोज है इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है, क्या कोई दुश्मनी है, क्या कोई यहाँ पर कोई ऐसा कोई मामला है, क्या ऐसी चीज है कि अब ये क्या बात हुई? मैं रोज मीडिया में आता हूँ, मैं सारे एंकर से सहाफियों से अपनी डिस्कशन करता हूँ, पार्टी में भी बाहर भी। इसमें कौन सी ऐसी, कोई मेरा दोस्त हो सकता है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, इसमें क्या ऐसी बात है? और दूसरी बात, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला मंजर आम पर नहीं आएगा। ठीक है तलाल चौधरी साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक आ गया, बेहद शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर फरीकैन से जवाब मांग लिए हैं। तहरीक इंसाफ की हतमी फैसले तक रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। स्क्रूटनी रिपोर्ट के निकात समाने हासिल कर लिए हैं। इसी पर इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में नया मोड़ आ गया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन से जवाब मांग लिए। समाअत के आगाज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई अब कैसे आगे चलानी है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, कमीशन करार दे चुका है कि रिपोर्ट आने पर फरीकैन से जवाब मांगे जाएंगे। पीटीआई के वकील शाह खावर ने कहा, रिपोर्ट को हतमी फैसले तक पब्लिक न किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि खुली अदालत में समाअत हो रही है, रिपोर्ट खुफिया कैसे रखी जा सकती है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई फंड्स की साल 2012-13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं, जो अकाउंटिंग मायार के खिलाफ है। ऑडिट फर्म की फ्राहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। तारीखी काम हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमेटीज बन चुकी हैं। काफी खुफिया अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके बड़े मुस्बत असरात भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि शफाफ और गैर जानिबदार हो। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने पीटीआई के तीनों बड़ी जमातों की फंडिंग का फैसला एक साथ करने के मुतालबे का मजाक उड़ाया। हमने जिंदगी में
इज्तिमाई निकाह तो सुने थे, लेकिन इज्तिमाई अदालती फैसलों का शायद आज पहली दफा सुन रहे हैं। पीटीआई ने तीनों बड़ी सियासी जमातों के अकाउंट्स का एक साथ फैसला करने का मुतालबा कर दिया। आमिर कियानी और फरूख हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट पब्लिक ना करने की दरख्वास्त को FIR के मुतरादिफ करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम लगाया, करप्शन का ताज़ा सबूत इक़्तिदार संभालने के बाद 1 करोड़ का टैक्स है। इमरान खान बताएं आमदन में इजाफे के जराए क्या थे। इलेक्शन कमीशन में PTI की ये इस्तदा के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखी जाए, आवाम से छुपाई जाए, जारी न की जाए, इस बात का सबूत है कि PTI की चोरी पकड़ी जा चुकी है। अगर आप वाकई साफ और सुथरे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार तारीखें क्यों लेते हैं? क्यों स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट छुपाने की बात करते हैं? इमरान खान से मुतालबा करता हूं, फॉरेन फंडिंग केस में रसीदें कौम के सामने पेश करें। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कॉन मैन वाक़ हुए हैं। ये झूठ बोल के कोशिश करते हैं कि अपनी चोरी को छुपा सकें। ताज़ा चोरी भी पकड़ी गई है। इमरान न्याजी साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो 1 लाख रुपया टैक्स देते थे। इक़्तिदार संभालने के बाद यकायक इनका इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपया हो गया। इनकी आमदनी में 1000 गुना से ज्यादा इजाफा 2 सालों में हुआ है। इमरान न्याजी साहब, अगर आप वाकई मिस्टर क्लीन है तो कौम को बताएं वजीर आजम बनने के बाद आपके टैक्स में 1000 गुना इजाफा कौन से जराए आमदनी से हुआ है। PTI क्लीन है तो फॉरेन फंडिंग केस में स्टे क्यों लेती है? खुर्शीद शाह ने सवाल उठा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहते हैं इमरान खान तो एहतसाब की बातें करते थे, अब पार्टी के खाते क्यों नहीं चेक करवा रहे? तो जब से पैदा हुई है क्लीन है, ड्राई क्लीन है या क्लीन है, उसमें तो कोई बात नहीं है। इसलिए क्लीन इतनी है कि हर दफ़ा वो कोर्ट से स्टे ले लेते हैं कि हमारी फॉरेन फंडिंग चेक नहीं की जाए। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है ये अपने केसेस जो स्टे के लिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से उसको विड्रॉ करें, अपने आप को चेक कराएं, क्योंकि इमरान की ये बात बड़ी क्लियर थी कि सबसे पहले मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करूँगा। और इतने बड़े झूठ बोलते हैं, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि धरती भी हिल जाती है। डॉलर ये जुलाई तक, दिसंबर तक, जून तक 200 पे पहुंचेगा, तेल भी 200 पे पहुंचेगा। PTI ममनुआ फंडिंग केस में हुक्मरान जमात के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में PTI की जानिब से बैंक अकाउंट्स छुपाए जाने का इंकशाफ हुआ है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा इस अहम डेवलपमेंट से मुतालिक। आज बिल्कुल रमीज, ये जो PTI फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट है उसमें मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। इसमें बताया गया कि साल 2008 से 2010 तक 2 मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट छुपाए गए। इसी तरीके 2010 से 11 में भी MCB और बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर के 3 अकाउंट्स हैं जो छुपाए गए। साल 2012-13 की बात करें उसमें भी PTI की जानिब से 2 अकाउंट छुपाए गए थे। और तमाम जो जाहिर ना करने वाले अकाउंट्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जब स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट मांगी उसमें इनका इंकशाफ हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 2012-13 तक PTI को 1 अरब 33 करोड़ रुपए की फंडिंग PTI की जानिब से जाहिर की गई, जबकि असल जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक PTI को फंडिंग 1 अरब 64 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। ये भी बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि 2009-10 में और 2012-13 के जो माली साल है इनमें 31 करोड़ रुपए से जायद की जो रकम है वो PTI की जानिब से जो फंडिंग है उसको जाहिर नहीं किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये उन तमाम अकाउंट्स के अलावा रकम है जो स्क्रूटनी कमेटी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड जो फराहम किया था PTI ने उसमें जाहिर नहीं की गई थी। अब ये तमाम चीजें सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं इस केस में। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। और अब खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेशन कोर्ट को वजीर आजम के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के खिलाफ हट जाने के दावे पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। वजीर आजम से भी जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली।
वज़ीर आज़म का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मकामी अदालत को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। अदालत आलिया ने हुक्म ख्वाजा आसिफ की सेशन कोर्ट के इमरान खान के बयान पर जरा का हक खत्म करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान जारी किया। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इस्तफसार किया, हतक इज़्ज़त का ये केस कब से ज़ेर इल्तवा है? क्या आप कहते हैं इल्तवा इमरान खान की तरफ से हुआ? ख्वाजा आसिफ के वकील ने जवाब दिया, केस 2012 का है, सवालात 2021 में वज़ा किए गए। दोनों फरीकैन की जानिब से इल्तवा लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत ने डायरेक्शन दी है कि हतक इज़्ज़त केसेस जल्द निपटाए जाएं। इस केस का तो 2 माह में फैसला हो जाना चाहिए था। अदालत ने इमरान खान से जवाब तलब करते हुए समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि बजट में जो 1000 अरब रुपए का रद्दोबदल किया गया उसका जवाब कौन देगा? पार्लियामेंट को कुछ नहीं बताया गया कि IMF से क्या मुआहदा हुआ है। मिनी बजट पेश करके असम्बली को ताला लगा दिया गया। आवाम की बात करने के लिए मीडिया टॉक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। 1000 का रद्दोबदल बजट में किया गया है, इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है? 6 महीने पहले बजट बना था, आज कोई जवाब देने वाला नहीं है। IMF से क्या फायदा हुआ, इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमने और क्या वादे किए हुए हैं जो हमें मुस्तकबिल में पूरे करने, इसका भी किसी को पता नहीं है। स्टेट बैंक को जो हम खुद मुख्तारी दे रहे हैं, क्या ये दुनिया के किसी और मुल्क में है? इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? इसका पाकिस्तान के गरीब अवाम पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान की कौमी सलामती पर क्या असर पड़ेगा? असम्बली में ये बिल पेश हुआ, उसके बाद से पार्लियामान बंद कर दिया गया, क्योंकि अवाम की तकलीफ की कोई बात पाकिस्तान के पार्लियामान में नहीं हो सकती। ये बदकिस्मती है कि मुल्क का पार्लियामान मफलूज है, पार्लियामान को बंद कर दिया जाता है, वहाँ डिबेट नहीं हो सकती, वहाँ का स्पीकर जो है उसको पार्लियामानी रवायात का पता नहीं है, इसलिए पार्लियामान मफलूज होती है। हमें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, TV प्रोग्रामों में जाना पड़ता है, सेमिनार करने पड़ते हैं। यही आज भाई तरीका रह गया है पाकिस्तान के अवाम की बात करने का। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्हीं तरबियत और इखलाकी तरबियत दोनों हम सर अंजाम देंगे और आपको सिखाएंगे कि कानून होता क्या है। तो ये इंटर्नशिप को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं आने वाले वक्तों में, हमें आपकी कारकर्दगी को देखते हुए। मगर ये जो बेड़ा गर्क किया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं कि आप जैसा नालायक आदमी अगर ना होता तो हम किस तरह ये साबित करते कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने झूठे केसेस बनाए, हमें सुर्खरू होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। मुश्किलें हमने काटी हैं। 2 दफ़ा आपने शहबाज साहब को जेल भेजा, 22 माह आपने हमजा शहबाज शरीफ को जेल भेजा। तो अब वक्त आया है कि जो आज फॉरेन फंडिंग के केस में स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, इमरान न्याजी साहब को उस पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। जो 4 मुलाजमीन, जी मैं ये 4 मुलाजमीन का ये मुतालबा करता हूँ कि जिन 4 मुलाजमीन के अकाउंट में करोड़ों रुपया बाहर से आया है और वो इमरान न्याजी को चाय पिलाने वाले टी बॉयज़ हैं, वो इमरान न्याजी के बनी गाला में और पार्टी सेक्रेटेरिएट में नायब कासिद हैं, उनके नाम मंजर आम पर लाए जाएं, उनके अकाउंट्स की तफसीलात अवाम को दी जाएं और इस फॉरेन फंडिंग केस में चंदे, ज़कात और जो सदकात और अतियात के नाम पे डाके डाले गए हैं, उस पर इमरान न्याजी को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और ये अब समझ आई कि फॉरेन फंडिंग केस में बार बार स्टे ऑर्डर क्यों लिया जाता था, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को क्यों चैलेंज किया जाता था, और फॉरेन फंडिंग के अंदर ये बात क्यों की जाती थी कि इसको सीगा राज में रखा जाए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये फॉरेन फंडिंग के केस में इलेक्शन कमीशन से भी हमारा मुतालबा है कि ये तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएं और जिम्मेदारियों का तयन किया जाए, कितना पैसा किस अकाउंट में आया, और ये पैसा जो चंदा, ज़कात, अतियात, सदकात के नाम पे था, लोगों ने भिजवाया, वो इमरान न्याजी साहब ने अपनी ज़ात पर खर्च किया। और कल जो टैक्स की डिटेल्स आई हैं वो साबित करती हैं कि इमरान न्याजी एक करप्ट तरीन शख्स है। साल 2018 में जब इक़्तिदार नहीं था तो 2 लाख रुपया टैक्स देने वाला साल 2019 में जब इक़्तिदार में आता है तो 1 करोड़ रुपया टैक्स कैसे दे रहा है? 1 करोड़ रुपया टैक्स अदा किया है
आमदन बड़ी है तो टैक्स दिया है। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा है, कौम को अपना जरिया आमदन बताएं, कौम को बताएं कि आपका क्या कारोबार है। 3 साल हो गए हैं, पूरे मुल्क में मैं पूछता फिर रहा हूं कि इमरान न्याजी का क्या कारोबार है, किसी शख्स को नहीं मालूम। किसी एक शख्स को यह पता हो कि बनी गाला का किचन कैसे चलता है, जाती इखराजात कैसे पूरे होते हैं और ये टैक्स कैसे दिया है। तो ये करप्शन का माल है, करप्शन का पैसा है जो टी बॉयज़ के अकाउंट में फॉरेन फंडिंग के पैसे आए हैं, जो आटा, चीनी, बिजली, LNG, गैस, अद्वियात, इन पर जो डाके मारे गए हैं। तो इमरान न्याजी साहब के अल्फाज में मैं इसको एंड करूंगा कि ये जब इक़्तिदार में आते हैं ये अपनी जेबें भरते हैं, गरीब गरीब से गरीबतर हो जाता है और ये अमीर से अमीरतर हो जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, भूख, गुर्बत तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। ये इमरान न्याजी साहब के अल्फाज थे। हमें नहीं पता था कि ज़िंदगी में एक सच भी बोलेगा। वो सच बोला और सच साबित करके दिखाया कि अपनी जेबें 3 साल में भरी, अवाम को लूटा और आज मुल्क को तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया। एक ऑडियो आई थी, तो ये ऑडियो का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, ये खत्म कब होगा? देखिए, हम जब भी अवामी इश्यूज़ पे बात करते हैं कोई ना कोई ऑडियो लीक हो जाती है। मैं समझता हूँ ये मामूल की बात है और इसका पता लगाना चाहिए कि ये ऑडियो हर ऐसे मौके पे क्यों आती है और किस तरीके से इसको जो है वो मंजर आम पे लाया जाता है। हमारी जमहूरी पार्टी है, हमने बड़ी जद्दोजहद की है आज़ादी इज़हार राय के लिए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ी जद्दोजहद की है और जब आपको याद होगा वकला तहरीक में मियाँ नवाज शरीफ निकले थे तो वो सिर्फ वकला तहरीक के लिए नहीं निकले थे, वो मीडिया की आज़ादी के लिए भी निकले थे। तो हमारी आज़ादी इज़हार राय के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए बड़ी खिदमात हैं और हमने हमेशा मीडिया की आज़ादी के लिए अलम बुलंद किया इस मुल्क के अंदर। और आप देख लें कि हमारी हुकूमत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, पाकिस्तान किस नंबर पे था और आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे पाकिस्तान किस नंबर पे है। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक तंजीम है, उसके जो अदाद शुमार है, अगर उनको देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि पिछले 3 साल में आज़ादी इज़हार राय को भी सल्ब किया गया है, मीडिया हाउसेस का इस्तेहसाल किया गया है मुआशी तौर पे। आप अपने कैमरामैनों से पूछे जिनको 2-2 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती इस हुकूमत की वजह से। तो देखिए, हमने तो नून लीगी रहनुमा अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। महकमा सेहत सिंध ने कारोबारी औकात महदूद करने और मुख्तलिफ अजला में स्कूल्स बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। फैसला 2 से 3 रोज में मुतवक्के है। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.91% तक पहुंच गई है। वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम है। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में डॉक्टर्स और लेबॉर्ट्री अमले में झगड़ा हो गया। यंग डॉक्टर्स ने लैब इंचार्ज पर तशद्दुद किया है। किस बात पर झगड़ा हुआ, इस पर बात करेंगे। यूसुफ चीमा हमारे साथ हैं। यूसुफ, बताइए। देखिए, बिल्कुल इब्तदाई तौर पर जो मालूमात सामने है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि डुप्लीकेट रिपोर्ट का डॉक्टर की जानब से मुतालबा किया गया था टेक्नीशियन से और जिसके ऊपर जो है तसादम शुरू हो गया, जिसकी फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि टेक्नीशियंस और यंग डॉक्टर्स के दरमियान जो है अलाइड अस्पताल लेबॉर्ट्री जो है उसके अंदर वहाँ पर भरपूर तरीके से तसादम हुआ है। खूब मारपीट के बाद जो है मामला इस वक्त MS ऑफिस के पास चला गया, जहाँ पर उन्होंने इंक्वायरी कमेटी जो है बना दी गई है, जिसके मुताबिक तकरीबन 5 रोज के अंदर इसके तमाम शवाहद सामने लाने के बाद जो है मुकर्रर जो है कसूरवार को सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया यूसुफ आपका। अब मुल्क भर के मौसम पर एक नजर इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दियों की बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता रात से बादल बरस रहे हैं। बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई की है। लाहौर में अब्रे रहमत बरसात और आलूदा धुंध में कमी हो गई। रिमझिम फुहार से फिजाएं निखर गईं। बहुत से शहरियों ने मौसम का लुत्फ दुबाला करने के लिए खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया। पेशावर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पारा चिनार, अपरदीर, बालाकोट और दीगर इलाकों में भी बादल जम के बरसे।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि शहर कायद में शाम या रात को बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो जाएगा, जबकि बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रह सकता है। इसके अलावा मरी समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, हवेलियां और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेगी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी ने ठंड में इजाफा कर दिया। आजाद कश्मीर में आसमान से गिरते गालों ने वादी नीलम का हुस्न मजीद निखार दिया। बालाई इलाकों में सड़कें बंद होना शुरू हो गई। रास्तों की बंदिश और गाड़ियां खराब होने से लोग पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मलिका कोहिसार में मौसम सरमा की दूसरी और साल की पहली बर्फबारी। सयाह नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए होटल के कमरों से बाहर निकल आए। बर्फबारी और सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत जारी की है कि गाड़ियों के टायरों पर चेन बांधकर सफर किया जाए। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी कालाम में 6 इंच और मालम जब्बा में 1 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई। मानसहरा में वादी कागान और नारायण के पहाड़ भी बर्फ से ढक चुके हैं। दीर शहर और बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। लुआरी, कुमराट, डोगदरा में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी है। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और हवेलिया में रात गए शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। चित्राल शहर में सीजन की पहली बर्फबारी। बालाई इलाकों में 4 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गाछे समेत बल्तिस्तान डिवीजन में भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से गाछे और दीगर अदला के दरमियान राब्ता भी मुनक़ता हो गया। हुंजानगर, गिदर और खुरमंग में बर्फबारी के बाइस लिंक रोड बंद है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।